हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो हमारा जो सेशन चल रहा था पॉलिटी जीके का, वह लगभग में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहाँ से आपको जितना भी बताया गया वह सभी पर्याप्त है। अब हमारा नया सेशन चलने वाला है जो कि यूथ कंपटीशन। ठीक है, यूथ कंपटीशन का जो है आपको साइंस देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पर स्पेशल पर डे। ठीक है, तो हम इसमें जो स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे वो एनटीपीसी में पूछा गया हो, चाहे ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे जूनियर इंजीनियर में पूछा गया हो, यानी कि स्पेशल जो है रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है, तो कैलेंडर के अनुसार उसकी वैकेंसी आती रहेगी। ठीक है, पर ईयर। तो यहाँ पर हम जो है स्पेशल रेलवे के लिए, और वैसे तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है सभी में प्रश्न पूछा ही जाता है, सभी एग्जाम में। ठीक, तो चलिए हम यह नया सेशन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, यह कंप्लीट होने के बाद हमारा नया सेशन चलेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो या फिर जो है बायोलॉजी का हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, रसायन विज्ञान का एक परिचय देते हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ यानी कि मैटर्स। तो जो मैटर्स है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? किसके अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल वह अधिकतम होता है? तो उसको ठोस कहते हैं। ठीक है, आकर्षण बल जो होता है, ठीक है, वह ठोस में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठोस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये चार अवस्थाएं होती हैं किसकी? पदार्थ की। तो आपको पता ही होगा जिसकी पहचान जो है पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी कि आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और जो है अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है ठोस के अणुओं से कम होता है तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी कि यदि हम अवरोही क्रम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में आकर्षण बल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उससे कम किस में होता है? तो द्रव में होता है, और उससे भी कम किस में होता है? तो गैस में होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में जो है सतत स्थानांतरित होते हैं। ठीक, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच जो है क्या होता है? अंतर होता है। अगला प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है क्या सही है? ठीक है, क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से जो है विन्यासित होते हैं। कौन? जो ठोस के कण होते हैं व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण जो हैं अणु या परमाणु या फिर आयन होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इनके हम लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में जो है क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है,
ठोस व्यवस्थित तरीके से जो है विन्यासित तो होते हैं एवं इनका गलनांक प्रायः जो है क्या होता है, अधिक होता है, किनका, ठोस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं यानी खोजी गई हैं, तो कुल 4 अवस्थाएं खोजी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और दे दिया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। टोटल ये 5 अवस्थाएं दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव कहलाता है। तो जो है स्थान घेरे और उसमें द्रव्यमान हो उसी को पदार्थ या द्रव कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, आप इन 5 अवस्थाओं को ज़रूर याद रखें। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो आप जानते थे, प्लाज्मा भी जान गए। ठीक है, जानते भी थे। और यहाँ पर 5वीं जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो ये 5वीं अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है, ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये आकृतियों की जो है 4 अवस्थाएं हैं, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक, सॉलिड यानी कि ठोस हो गया, लिक्विड यानी कि द्रव हो गया, गैस यानी गैस हो गया, प्लाज्मा यानी प्लाज्मा हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है जो प्लाज्मा होता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स में ही पाया जाता है, क्या, जो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का काम इन्हें जो है पोषण पहुंचाना, रक्तवाहिनियों में जो है इनके विचरण में सहायता करना आदि होता है, किनका, प्लाज्मा का जो काम होता है। अगला प्रश्न है, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसमें विसरण जो है अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो जो विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है वह जो है पदार्थों में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी वह करेक्ट हो जाता है। ठीक तो देखिए यहाँ पर इसका फुल डिटेल सोल्यूशन, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। में से जो है गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस का क्या होता है, दोनों चीज़, चाहे वो आकार हो चाहे आयतन हो, दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जो है नहीं होता है, जो गैस के अणु होते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो पदार्थ के कण जो हैं बहुत छोटे होते हैं, हाँ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे हो सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जी बिल्कुल भी करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं हैं वह हम देखते हैं, तो सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, हाँ जी बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जी हाँ होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो हाँ जी करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति जो है वह तेज होती है, हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शुद्ध पदार्थ है, एक शुद्ध
क्या एक शुद्ध पदार्थ है? इनमें से कौन सी चीज़ एक शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पर न चीनी का घोल है, न दूध है, आपको पता ही है सब अशुद्ध है। वायु ही आपकी अशुद्ध हो गई है। यहाँ पर जो मीथेन गैस है, ठीक है, यह मीथेन गैस ही आपकी शुद्ध है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस मीथेन गैस को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला है कौन सा या कौन से विधान सत्य है? दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता दिया गया है, और क्या दिया गया है? संपीड्यता दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। तो कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, ठीक है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है, जी हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है दृढ़ता की बात कही गई है, ठोसता की, ठोस की बात कही, कठोर की बात कही गई है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। संपीड्यता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, ठीक है। संपीड्यता, उच्च दाब यदि आप देंगे तो उनका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैसों में यह गुण पाया जाता है, तो जी बिल्कुल पाया जाता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सत्य है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो दृढ़ता क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। टफनेस, पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, ठीक है। अतः कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन जो होता है वह कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है दूसरा पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर जो है पहला तो आ गया था पदार्थ, ठीक है, दूसरा है पदार्थों का वर्गीकरण जिनमें यौगिक, मिश्रण और विलयन आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, ठीक है। मिश्रण प्रकृति में जो है हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, कैसा हो सकता है? तो मिश्रण प्रकृति में जो है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण में नमक और जल का जो मिश्रण होता है, यानी कि समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें कोई दो चीज़ मिला दो, तीन चीज़ मिला दो और वह पता न चल पाए कि इनमें क्या चीज़ मिला हुआ है, यानी देखने पे पता न चल पाए, वह समांगी होता है। चीनी और जल का जो मिश्रण होता है यह भी समांगी है। विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का जो मिश्रण है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तेल और जल का मिश्रण है, यह भी पता चल जाएगा आपको क्या मिला हुआ है, तो इसलिए यह विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु जो है ठोस विलयन का एक उदाहरण है, ठीक। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को जो है विलयन कहा जाता है। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नवत हैं। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे पीतल जो कि तांबा और जस्ता से बनती है, ठीक है। ठोस में द्रव का विलयन थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन किया जाता है। गैस में ठोस का विलयन तो वायु में कपूर का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन जल में एल्कोहल का विलयन, गैस में द्रव का विलयन कोहरा या अमोनिया गैस का जल में विलयन इत्यादि, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, तो देखिए यहाँ पर विषमांगी मिश्रण है तो जो है जो दूध है, ठीक है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है। कैसे? तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, यह जो है विषमांगी मिश्रण है। सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह कौन सा पदार्थ है? तो कोलाइडी पदार्थ है, ठीक है, कोलाइड पदार्थ है। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है।
यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से जो है परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं तो यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हवा एक है। हवा एक है कैसा है? तो शुद्ध मिश्रण है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल मिश्रणों का मिश्रण है, यह भी नहीं है। केवल तत्वों का जो है मिश्रण है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है क्या? हवा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न हैं। नाइट्रोजन गैस जो है 78.84%, ऑक्सीजन जो है 20.946%, यानी कि 21% भी आपको देखने को ऑप्शन में मिलेगा, और 21 ही मिलता है अधिकतर। आर्गन जो है 0.934%, जो कि 1% में दिखाई देता है। नियॉन जो है 0.00018%, और हीलियम जो है 0.000524%, मीथेन जो है 0.002% आदि ये सभी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन और उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो सस्पेंशन कहा जाता है ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो वह है इसकी संरचना तय है। इसकी संरचना तय है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो इसकी संरचना तय है। ऑप्शन डी करेक्ट है। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ हम कोई भी मिला देते हैं, उसका जो अनुपात निकल के सामने आता है वह मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं है कि इसमें इतना ही मिलाया जाए, अन्य ना मिलाया जाए। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में जो है अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुण को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक व बालू का मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है अमिश्रणीय यानी कि इम्मिसिबल कहते हैं। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय यानी इम्मिसिबल पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी 2 तरल पदार्थ हैं जो अमिश्रणीय हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है तो कैसा घोल है? तो घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर के घोल में शक्कर का एक जो है घुला हुआ पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। इसके साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय यानी जो है घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। ठीक है, जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं, इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ यानी कि विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में जो है क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है
एक यौगिक नहीं है, ठीक है। लेड जो होता है एक यौगिक नहीं होता है, जबकि चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी एक यौगिक होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। लेड जो होता है एक तत्व जो कि एक धातु होता है, लेड, जिसको पीबी कहते हैं, ठीक है। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण होता है वह एक विजातीय मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर तीसरा, ठीक है। रसायन विज्ञान के परिचय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पदार्थों का किण्वन जो होता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ठोसों का द्रवों में पिघलना, द्रवों का गैसों में द्रवीकरण, ठीक है, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है, जबकि पदार्थों का किण्वन यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन या परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सभी जो है क्या है? तो पदार्थों का रासायनिक प्रक्रिया है या फिर जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। इनमें से जो है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर जो है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का जो है वैद्युत अपघटन जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि ईंधन का जलना, ऑक्सीकरण या लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। तो रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो वह जो है मक्खन का खट्टा होना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है जलने के बाद, ठीक है, परिवर्तित होने के बाद, वो सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, ठीक है, निष्क्रियकरण ही आपका सही हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। निष्क्रियकरण यानी कि उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, ठीक है। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, यानी अम्ल प्लस क्षारक बराबर जो बनता है लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आश्वन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो जो एक आइस क्यूब पिघलना, ठीक है, आइस क्यूब पिघलना जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थ के आकार, माप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं।
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? तो उसको जो है डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो डिपोजिशन है, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, डिपोजिशन कहलाती है। संघनन क्या होता है? यानी कंडेंसेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प यानी कि भाप से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना क्या होता है? संघनन होता है या कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अगला इसमें ही पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना। वाष्पीकरण इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल यानी कि द्रवावस्था से वाष्प यानी कि गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो वह जो है अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी जो है क्या हैं? तो यह सभी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा तापमान में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं इसके निर्धारण में मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ या यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन ही जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी बर्फ में बदली, बर्फ जो है पानी में बदली, यानी कि इनमें और कुछ नहीं चेंजेस हुआ। पानी बर्फ में, बर्फ पानी में, पानी बर्फ में, बर्फ पानी में, यही होता है। ठीक है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो द्रव था गैस में, ठोस में हो गया, ठोस था द्रव में हो गया। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि। ठीक है, पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना आदि। निम्नलिखित में से जो है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, शरीर में भोजन का पाचन यह रासायनिक है, दूध का दही बनना यह भी रासायनिक है, लोहे में जंग लगना यह भी है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन यही जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नया पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि जल का जल वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए होता है वह करेक्ट हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन होना यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अन्य सभी जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि जो है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से पानी बनेगा, पानी से बर्फ बनेगी, यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अंगूर किण्वित होना, फलों का पकना, दूध से दही जमना, ठीक है, ये सभी जो हैं आपके क्या हो सकते हैं, तो ये अन्य जो हैं परिवर्तन हैं जिनको रासायनिक परिवर्तन हम कहते हैं। ठीक है, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है रासायनिक विज्ञान के परिचय के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो जो है नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ जो है एंटोनी लेवोजियर ने किया था। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का जो प्रतिपादन किया था ना, फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आत्मा है, न तो मार सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न डुबा सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो है नियम दिया गया है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का उत्पादन, ठीक है, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारिकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है तो जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारिकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है तथा ना ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए जो रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस, स्थिर अनुपात का नियम। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो जो है जोसेफ प्रोस्ट ने, किसने, जोसेफ प्रोस्ट ने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक, निश्चित अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। ठीक, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार जो है क्या सही हो सकता है। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है जोसेफ एल प्रोस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। तो यह जो है आपको एक निश्चित अनुपात जरूर देखने को मिलेगा, जो भी इसका आंसर होगा
होगा। उदाहरण के लिए H2O, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। निम्नलिखित में से जो है किस नियम के अनुसार, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, क्योंकि हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में, देखो हमने बताया कि आपको जब प्रश्न दिया जाएगा तो एक निश्चित अनुपात जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पर आप तुरंत पकड़ लेना, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु को हम जानते हैं। तो इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे 2Na प्लस जो है Cl2 = 2NaCl, ठीक है। NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 GM और क्लोरीन के जो है 35.5 GM एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात अनुपात जो होगा वह 23:35.5 सदैव निश्चित रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह जो है के नियम के साथ सहमति में है। तो जो है लगातार समानुपात के नियम के साथ सहमति में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। निश्चित अनुपात के नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन O2 के द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 में जो है अनुपात ही होगा। आयोग द्वारा जो है दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। तो यह जो है आपका यही आंसर सही हो जाता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या फिर स्थिर अनुपात जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो स्थिर अनुपात है वह 14:3 है। 14:3 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है कि इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो अमोनिया, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है। जो अमोनिया है हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर या निश्चित अनुपात जो होता है 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में जो है अति विलेय होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर CaO द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात जो है क्या होता है। तो CaO या और जो है Ca और O का अनुपात क्या होता है। तो 5:2 होता है, 5:2। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात जो है 40:16 यानी कि 5:2 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन का व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2:1 होता है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगला प्रश्न अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा जो है किस अनुपात में रहते हैं। तो 14:3 में रहते हैं, ठीक है। अमोनिया में N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान होते हैं वह 14:3 के अनुपात में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था।
ठीक है। अमोनिया गैस को प्रिस्टले ने 1771 में खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। अमोनिया गैस, इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयॉन बनाने में किया जाता है। किसका? अमोनिया गैस का प्रयोग जो है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठा नंबर पॉइंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इनके अनुसार पहला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है या डाल्टन का सिद्धांत है वह जो है रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर काम करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, ठीक है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से जो है, रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। वह कौन से हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और निश्चित अनुपात का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का जो है सिद्धांत आधारित है, तो जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है जो डाल्टन का सिद्धांत है, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से जो है किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर जो है स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो बिंदु हैं। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी जो है भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु जो है अविनाशी होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है तो जो है सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, ना कि अणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्प डी का कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा जो है वह नहीं है, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? तो जो है डाल्टन ने बताया है। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन सी ने बताया है, ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए 51 नंबर हम आज देख लेते हैं, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है क्या है? परिणाम है। तो यहाँ पर जो है परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 1803 में, कब? जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज की डेट में कुल 51 प्रश्न देखा। कितना देखा? तो 51 प्रश्न देखा। तो यह जो 51 प्रश्न था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली शाम 5 बजे यह अपडेट आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए, अन्य एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।